हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ईटिंग डिसऑर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो आज हम इसी ईटिंग डिसऑर्डर को इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशंस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और इसमें भी हम एनोरेक्सिया नर्वोसा को इन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें, ठीक है, थोड़ा सा हम इनको डिवाइड करके देखें, तो ये दो वर्ड जो है इनका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, ईटिंग का मतलब क्या है? जो एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग फूड है, ठीक है, जब एक पर्सन क्या करता है, एनर्जी लेने के लिए क्या करता है, फूड को इनटेक करता है। ठीक है, जो एक्शन है उसका फूड को कंज्यूम करने का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ईटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट ऑफ कंज्यूम, एक्शन ऑफ कंज्यूमिंग फूड इज कॉल्ड एज ईटिंग। और वहीं पे जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक है, तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी नॉर्मल ऑर्डर या किसी नॉर्मल बिहेवियर में कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर का मतलब क्या है, डिस्टरबेंस इन द नॉर्मल ऑर्डर और फंक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या बोला कि ईटिंग का मतलब क्या है कि एक्शन ऑफ कंज्यूमिंग फूड, और डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल ऑर्डर में कोई चेंज आ जाए, नॉर्मल ऑर्डर एक डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको क्या बोल रहे हैं, डिसऑर्डर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस वर्ड को कंबाइन करें, ईटिंग डिसऑर्डर, तो वो क्या होगा कि अगर एक पर्सन के नॉर्मल ईटिंग बिहेवियर में या नॉर्मल ईटिंग जो पैटर्न है उसका, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, या कोई बायोलॉजिकल कॉज की वजह से, तो उसको क्या बोल दिया गया है, वो क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। देखिए हम सभी के पास एक नॉर्मल पैटर्न होता है लाइफ को जीने का। ठीक है, वैसे ही खाना जब हम खाते हैं तो उसका भी एक नॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, जैसे हम सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं और फिर हम शाम में खाते हैं, तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर इस खाने खाने के पैटर्न में ही कोई चेंज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर हो गया है। और वो किसका डिसऑर्डर हो गया है, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है। तो अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर को डिफाइन करें, तो ईटिंग डिसऑर्डर is defined as is defined as the disturbance is defined as the disturbance in the normal eating behavior, ठीक है, और पैटर्न। अब कौन कौन सी कंडीशंस कॉज कर सकती हैं, ये अभी जब हम कॉजेस पढ़ेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ड्यू टू साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड इमोशनल। ठीक है, इमोशनल कॉज। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैंने बताई कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, कि ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो एक नॉर्मल ईटिंग बिहेवियर या फिर एक नॉर्मल ईटिंग जो पैटर्न है एक पर्सन का, वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए ड्यू टू एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, या फिर इमोशनल कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो ये एक तरीके की डेफिनेशन है कि हम इस तरीके से ईटिंग डिसऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन रह सकती है वो क्या है, कि दूसरी डेफिनेशन जो है उसको हम डिफाइन करें कि ईटिंग डिसऑर्डर
ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर इज अ सीरियस मेंटल कंडीशंस। ओके, तो ईटिंग डिसऑर्डर जो क्या है वो एक सीरियस मेंटल कंडीशन है, मतलब एक पर्सन की हैबिट नहीं है। ठीक है, अब वो जैसे जो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो डाइटिंग कहीं ना कहीं एक हद तक करते हैं, लेकिन अगर यही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाए तो कहीं ना कहीं वो एक सीरियस मेंटल कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो ईटिंग डिसऑर्डर इज अ सीरियस मेंटल कंडीशन इन विच, जिसमें क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है, ठीक है, इन विच द पर्सन, जो पर्सन है वो क्या करता है, डेवलप कर लेता है अपने अंदर एक अबनॉर्मल ईटिंग पैटर्न। ठीक है, तो इन विच द पर्सन डेवलप्स नॉर्मल एंड, उसको बोल सकते हैं अनहेल्दी। ठीक है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग। ठीक है, अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग को डेवलप कर सकता है। अब क्या, या तो वो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा खाना खाएगा, ठीक है, और खाना खा के उसको स्प्लिट आउट कर देगा, ठीक है, स्पिट कर देगा, तो उस कंडीशन का नाम भी है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, और या तो वो खाना ही खाना बंद कर देगा। ठीक है, तो उसको उसका नाम होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो आइदर ईटिंग टू लिटिल, ठीक है, या तो बहुत कम खाएगा, ठीक है, और टू मच, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खाएगा। ठीक है, और जो सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। ठीक है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। ठीक है, और दूसरा जो मेजर सिम्टम दिखेगा, इंटेंस इंटेंस फियर ऑफ ओबीस। ठीक है, सो ये जो है ये डेफिनेशन है ईटिंग डिसऑर्डर की, कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जहां पे जो पर्सन है, ठीक है, दे आर डेवलपिंग अबनॉर्मल एंड अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग। ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा खाएंगे, दे आर आइदर ईटिंग टू लिटिल और दे आर ईटिंग टू मच इन दिस कंडीशन। ठीक है, और दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू मेजर सिम्टम्स, दैट इज डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। ठीक है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा सिम्टम है इंटेंस फियर ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, सो इंटेंस फियर ऑफ ओबेसिटी देखने को मिलेगा। देखिए क्या है कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है उसके अंदर दो कंडीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पहली कंडीशन है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, अब दोनों के बीच में फर्क क्या है और दोनों के बीच में चीजें कॉमन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे जो एक पर्सन है, वो क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा थिन है। ठीक है, बॉडी उसकी ठीक है, थिन है, और लेकिन जब वो अपने आप को एक मिरर में देखता है तो वो सोचता है कि जो उसकी बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा फैटी है। ठीक है, वो सोचता है कि वो बहुत ही ज्यादा मोटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि वो है तो बहुत ज्यादा थिन, लेकिन जब वो अपने आप को मिरर में देख रहा है तो वो सोच रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा मोटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन के रिगार्डिंग क्या रिजल्ट आउट होगा कि वो क्या कर देगा, खाने पे रोक लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, खाना खाना बंद कर देगा। ठीक है, दूसरा जो चीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खाना खाना वो इसलिए बंद कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं वो क्या है, बहुत ज्यादा
मोटा है, ठीक है, या बहुत ज्यादा मोटी है, तो इस कंडीशन की वजह से वो क्या कर देगा, खाना खाना बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल स्टारवेशन वाली कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल स्टारवेशन, जहां पे वो अपने आप को खाना खाने से रोकेगा, ठीक है, रेजिस्ट करेगा, तो स्टारवेशन वाली कंडीशन में चला जाएगा। तो एक तो कंडीशन हो गई एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, जहां पे पेशेंट को फियर है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए, इसलिए वो खाना खाना उसने बंद कर दिया। दूसरी कंडीशन है कि ये जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये क्या है कि इसको भी मोटापे से डर लग रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी इंटेंस फियर ऑफ बीइंग फैट, ठीक है, वो भी मोटा होना नहीं चाहता और कहीं ना कहीं उसे भी मोटे होने से डर लग रहा है। पर यहाँ पे ये खाना खाना बंद नहीं करते हैं, यहाँ पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, बट बाद में क्या करते हैं, ये खाने को आइदर बाय यूजिंग लैक्सेटिव, आइदर बाय यूजिंग डायरेटिक्स, ठीक है, या फिर वॉमिटस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं ताकि वो खाना इनकी बॉडी में ना लगे, जिसकी वजह से इनको ओबेसिटी ना हो। ये इनका माइंड थॉट होता है, ठीक है। तो ये दो ही कंडीशन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, और इसके अंदर आपने दोनों के अंदर एक चीज कॉमन देखी होगी कि दोनों ही क्या है, अपने बॉडी फिगर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो पर्सन है वो क्या है कि वो मोटा होना नहीं चाहता, एक इंटेंस फियर दिख रहा है एक पर्सन को कि वो ओबीस होना नहीं चाहता। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे दूसरी कॉमन चीज रहेगी, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, ठीक है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है तो थिन पर अपने आप को मोटा परसीव कर रहा है, अपने आप को मोटा देख रहा है, ठीक है, जबकि वो बहुत ज्यादा अंडरवेट है, बोन्स दिखना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के रिगार्डिंग वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्टारवेशन करना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। तो ये वाली जो कंडीशन आ जाती है दैट विल बी एनोरेक्सिया नर्वोसा। और आज के इस टॉपिक में हम इन डिटेल एनोरेक्सिया नर्वोसा को ही डिस्कस करेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, और अगर एक पर्सन एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर कर रहा है तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको ये कॉमन पॉइंट बताए थे, तो वही उस डेफिनेशन में लिखा था कि either too little or too much and that will be characterized by distorted body image। एक पर्सन की बॉडी इमेज जो रहेगी वो डिस्टॉर्टेड रहेगी, अपनी बॉडी को गलत तरीके से परसीव करेगा, ठीक है, और इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ओबीस, ठीक है। और दोनों में ही कंडीशन क्या थी कि दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों को ही एक फियर था ओबेसिटी का, ठीक है। तो ये क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये डिफरेंस था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज हम एनोरेक्सिया नर्वोसा को स्टार्ट करते हैं। आज हम एनोरेक्सिया नर्वोसा इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, कभी क्या आप ऐसे इंसान से मिले जो बहुत ही ज्यादा थिन है, ठीक है, बहुत पतला दुबला सा दिख रहा है, पर वो आपसे ये बोल रहा है कि नहीं यार, मैं तो दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ, या मैं तो दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूँ, ठीक है। और आप जब उस पर्सन को देखेंगे तो वो बहुत ही पतला दुबला सा इंसान है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके बोन्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, बोन्स विजिबल होने लग गए हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, खाने पे गिव अप कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपना जो बॉडी वेट है वो फैमिली से छुपाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो आप एक कंडीशन देख रहे हैं वो ये कंडीशन है कि एक पर्सन के अंदर क्या है, एक फियर है कि कहीं वो ओबीस तो नहीं है, एक डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है कि वो पतला है, बट वो जब भी अपने आप को परसीव करेगा तो उसको लगेगा कि मैं क्या हो रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। तो इस कंडीशन की वजह से वो क्या करेगा, खाने पे गिव अप कर देगा, खाना खाएगा ही नहीं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा बोल रहे हैं। तो अगर हम एनोरेक्सिया नर्वोसा को डिफाइन करें तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, इफ अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एनोरेक्सिया
नर्वोसा क्या है कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, ठीक है, जहां पे जो पर्सन है वो क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन को डेवलप करता है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है इन विच पर्सन डेवलप्स सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन, ठीक है। तो क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन मतलब अपने आप को रेजिस्ट करके रखेगा खाने से, ठीक है, भूखा रहना शुरू कर देगा या बहुत कम खाना शुरू कर देगा, या फिर क्या करेगा कि अभी खाएगा फिर कुछ टाइम बाद खाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन, ठीक है, अपने आप को भूखा रखना, रेजिस्ट करना खाने को लेके। तो सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, ठीक है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज क्या है कि अपनी बॉडी को परसीव कर रहा है कि वो क्या है, बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा फैटी है। इस कंडीशन की वजह से क्या है, वो कहीं ना कहीं खाना पीना छोड़ देगा, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलेगी। एंड इंटेंस एंड intense fear of and intense fear of obesity, okay, and intense fear of obesity or gaining weight, ठीक है। और ऐसे लोगों में हमेशा आप एक डर देखोगे कि कहीं वो मोटे ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके का डर जो है वो दिखाएंगे। तो इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ओबीस और ओबेसिटी, ठीक है, even if they are underweight, underweight, ठीक है, प्रॉपर वेट है उनका, ठीक है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा वेट नीचे की तरफ जा रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है अपनी बॉडी से, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, जिस कंडीशन की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सीरियस कंडीशन जैसे हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन कहीं ना कहीं आगे डेवलप हो जाती है। सो ये क्या था, एनोरेक्सिया नर्वोसा था। एनोरेक्सिया नर्वोसा की डेफिनेशन थी जहां पे एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जहां पे एक पर्सन अपने आप को स्टारवेशन करवाता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज रखता है और अपने आप को परसीव करता है कि वो क्या है, बहुत ज्यादा फैट है, ठीक है, जबकि उसका जो वेट है वो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से भी बहुत नीचे जा रहा है। तो दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा को एक परगेटिव बिहेवियर भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, परगेटिव बिहेवियर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे पर्सन जब सेटिस्फाइड नहीं होता स्टारवेशन करके, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मैं भूखी तो पर फिर भी अभी मेरी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड है या फिर कुछ खाना है वो बचा कुचा रह गया है, तो वो उसके लिए क्या करता है, डायूरेटिक्स या फिर लैक्सेटिव या फिर वॉमिटिंग को क्या करता है, इंड्यूस करा के क्या करता है, जो बचा कुचा खाना है, जो बचा कुचा फ्लूइड है, उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसको भी बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करता है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, इट इज अ परगेटिव बिहेवियर, ठीक है। इफ अगर हम इसके प्रेवलेंस की बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट प्रेवलेंस रेट, ठीक है, अगर हम प्रेवलेंस रेट की बात करें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो ग्लोबली देखा गया है कि ग्लोबली, अगर हम ग्लोबली एरिया में बात करें तो ग्लोबली कितना देखा गया है कि 0.3 to 1% आर चांसेस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। और इफ इन इंडिया अलोन की बात करें तो इंडिया में जो फीमेल्स हैं दे आर मोर अफेक्टेड, ठीक है, फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड,
ठीक है, क्योंकि फीमेल्स जनरली, जो फीमेल्स होती है, जो वुमेन्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है रिगार्डिंग देयर बॉडी वेट, ठीक है, रिगार्डिंग देयर पर्सनालिटी, ठीक है, रिगार्डिंग देयर क्या कहते हैं फिगर कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फिगर कॉन्शियस होती है। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड, और देखा गया है कि जो 15 से 30 इयर्स वाली जो फीमेल्स हैं, ये बेसिकली रिस्क पे रहती हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा को डेवलप करने पे। वहीं पे जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं 0.2 टू 0.4% तक देखे गए हैं इंडिया में, कि 0.2 टू 0.4% जो है पीपल दे आर अफेक्टेड फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा भले ही एक कॉमन कंडीशन नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फैटल कंडीशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैटल कंडीशन है, ठीक है। तो ये प्रेवलेंस रेट था रिगार्डिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। सो डेफिनेशन देख ली है, प्रेवलेंस रेट देख लिया है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट विल बी etiological फैक्टर्स। अब ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर इंसान ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो ये किन किन कंडीशंस की वजह से होता है, ठीक है, क्या क्या इसके कॉजेस हैं। तो सबसे पहला जो कॉज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी बायोलॉजिकल कॉज, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो कॉज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी बायोलॉजिकल कॉज, और बायोलॉजिकल कॉज के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जेनेटिक्स, ठीक है। देखिए, जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो ऐसी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है दे टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, ठीक है, मतलब अगर घर में किसी ब्रदर फादर या फिर किसी भी पर्सन को या किसी भी क्लोज रिलेटिव को एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो वो जो क्लोज रिलेटिव है ना, उसमें सिबलिंग को जो चांसेस रहते हैं देयर विल बी 6 to 10% चांसेस जो है वो डेवलपमेंट के रहते हैं। वहीं पे जो जनरल पॉपुलेशन को चांसेस है वो कम है, 1 to 2% चांसेस है वो जनरल पॉपुलेशन को है। तो ये चीज जो है, ये स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यही दिखा रही है कि जो जेनेटिक जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। सो अगर हम बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्लोज रिलेटिव को अगर है, ठीक है, किसी क्लोज रिलेटिव को है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो 6 to 10% चांसेस रहते हैं उस पर सिबलिंग्स को, ठीक है, जो भी सिबलिंग अगर होगा तो उसको चांसेस हैं। वहीं पे 1 to 2% चांस रहते हैं जनरल पॉपुलेशन को, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन को। तो कहीं ना कहीं जो जनरल पॉपुलेशन है उसको कम चांसेस है, और जो क्लोज रिलेटिव है उसको ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक फैक्टर था। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल कॉज के अंदर जो नेक्स्ट कॉज रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ लेप्टिन हार्मोन होता है, ठीक है, लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, और एक और हार्मोन होता है दैट इज ग्रेलिन, ठीक है। ग्रेलिन हार्मोन, देखिए लेप्टिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये ब्रेन को ये बताता है कि आप बिल्कुल फुल हो, आपका पेट बिल्कुल फुल है और आप कुछ भी खा नहीं सकते, ठीक है। तो ये बताता है, टेल्स द ब्रेन इट इज फुल, ठीक है। वहीं पे जो ये दूसरा हार्मोन ग्रेलिन हार्मोन है, ये ब्रेन को ये बताता है कि यू आर हंग्री, ठीक है, यू आर हंग्री, ठीक है।
सो अगर इस कंडीशन में अगर इन हार्मोन्स में किसी तरीके का कोई इम्बैलेंस आ जाए, ठीक है, अगर लेप्टिन जो है वो क्या कहते हैं बहुत कम सिक्रीट होना बहुत ज्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो कंडीशन क्या बोलेगी कि हाँ ब्रेन को ऐसा लगेगा कि अब मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर ग्रेलिन हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा कम सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्रेन को ये पता लगना बंद हो जाएगा कि उसको भूख लग रही है, ठीक है, उसको खाने की जरूरत है। तो ये दोनों हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है अंडर बायोलॉजिकल, ठीक है, जो तीसरा जो सी पार्ट रहेगा दैट विल बी न्यूरो बायोलॉजिकल कॉज। ओके, न्यूरो, इसको मैं बीच में लिखती हूँ, ठीक है, इस वजह से एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूरो बायोलॉजिकल कॉज, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज न्यूरो और दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है दैट इज न्यूरो और जो दूसरा जो वर्ड है दैट इज बायोलॉजिकल। मतलब कहीं ना कहीं दो चीजें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरो वर्ड्स आया है तो न्यूरो ट्रांसमीटर आएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे दूसरा बायोलॉजिकल कॉज रहता है, बायोलॉजिकल कॉज भी है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, हाइपोथैलेमस अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम अगर न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्कस करें, ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हम बहुत सारे लेक्चर्स में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है। ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूड के लिए, एंजाइटी के लिए, मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर हम एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखें, ठीक है, इन एनोरेक्सिया, ठीक है, इन एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर देखें, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अगर अंदर हम देखें तो क्या चीज देखने को मिलेगी कि दो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज सेरोटोनिन एंड डोपामीन, ठीक है। अगर सेरोटोनिन और डोपामीन जो है वो दो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एनोरेक्सिया के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरोटोनिन बेसिकली मूड को, ठीक है, आपका एपेटाइट को, ठीक है, वही मतलब हंगर को, ठीक है, ठीक है, एपेटाइट के लिए, ठीक है, एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे जो डोपामीन है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ प्लेजर या फिर रिवॉर्ड प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर ये सीरोटोनिन का लेवल अगर रिड्यूस हो जाए, ठीक है, अगर सीरोटोनिन का लेवल रिड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन को एंजाइटी देखने को मिलती है, ठीक है। अगर सीरोटोनिन का लेवल अगर रिड्यूस हो जाए तो पर्सन को क्या देखने को मिलेगी, एंजाइटी देखने को मिलेगी। और कभी कभी वो स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है, या फिर एंजाइटी से बचने के लिए क्या करेगा, खाने पे गिव अप कर सकता है, ठीक है, खाने पे गुस्सा उतार सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइटी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और जिसके लिए सीरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर
सीरोटोनिन का लेवल अगर रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं भूख लगना कम हो जाती है, क्योंकि सीरोटोनिन जो है वो एपेटाइट को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो भूख लगना जब कम हो जा रही है तो वो कहीं ना कहीं सीरोटोनिन की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोपामीन। डोपामीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीलिंग ऑफ प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर इस डोपामीन में रिडक्शन हो जाए, डोपामीन का लेवल रिड्यूस हो जाए, तो पर्सन को मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा खाना खाने के लिए, ठीक है। खाना खाना उसे इंजॉयबल नहीं लग रहा, प्लेजर नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो खाने पे गिव अप करेगा। तो ये कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर की थ्योरी थी कि न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा बोल रहे हैं कि सीरोटोनिन और डोपामीन ऐसे दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस करें, हाइपोथैलेमस में अबनॉर्मलिटी हो रही है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में अबनॉर्मलिटी हो रही है, तो हाइपोथैलेमस अबनॉर्मलिटी को अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस अबनॉर्मलिटी क्या है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, जो किन किन चीजों को रेगुलेट करता है, किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हंगर, ठीक है, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम हाइपोथैलेमस देखें तो हाइपोथैलेमस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि भूख लगने के लिए, प्यास लगने के लिए और बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो अगर हाइपोथैलेमस में डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाए या हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन से क्या हो जाएगा? भूख लगना कम हो जाएगी और साथ ही साथ प्यास भी लगना कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर भी ऑल्टर हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस में कोई अबनॉर्मलिटी हो रही है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्या डेवलप हो रहा है? एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो रहा है। सो ये बेसिकली बायोलॉजिकल कॉज थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें क्या था? हमारे पास जेनेटिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा के डेवलपमेंट में, कि अगर किसी क्लोज रिलेटिव को एनोरेक्सिया है तो उस कंडीशन में जो बच्चा है, जो सिबलिंग है, उसको 6 to 10% चांसेस हैं, वहीं पे उस पर्सन को उस पर्सन से जनरल पॉपुलेशन को रिस्क कम है, दैट इज 1 to 2% रिस्क है। दूसरी चीज हार्मोन पड़ी। हार्मोन भी क्या है कि हार्मोन भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन है जो कहीं ना कहीं एनोरेक्सिया नर्वोसा के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेस, ठीक है। न्यूरो में हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ा एंड बायोलॉजिकल में हमने हाइपोथैलेमिक अबनॉर्मलिटी पढ़ी। न्यूरोट्रांसमीटर्स में दो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, जैसे क्या है हमारे पास? सेरोटोनिन और डोपामीन है। सेरोटोनिन और डोपामीन अगर कम हो जाएंगे तो एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप होगा। वहीं पे दूसरा जो है दैट इज हाइपोथैलेमस अबनॉर्मलिटी। हाइपोथैलेमस अबनॉर्मलिटी में क्या था कि हाइपोथैलेमस में कोई डिसफंक्शन हो जाए तो हमारी भूख, प्यास सब कुछ चला जाएगा, जिसकी वजह से एनोरेक्सिया जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये कौन से कॉजेस थे? बायोलॉजिकल कॉजेस थे जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सो सेकेंड जो फैक्टर्स रहते हैं दैट विल बी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। कुछ देखा जाए तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला है आपका लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है, जहां पे जो पर्सन है, ठीक है, उसको वो खुद अपने आप को पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। ही और शी इज नॉट लाइकिंग, ही और शी इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। वो बोलेंगे एग्जांपल लाइक इस तरीके से बात करेंगे कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट गुड, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें बोल रही हैं इससे ये दर्शाती है कि एक जो पर्सन है उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है। और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं स्टारवेशन वाली कंडीशन में चले जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज ये है कि अगर एक पर्सन थिन है, पतला है, तो वो क्या है? पर्सन सुंदर है। तो ये लो सेल्फ एस्टीम भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर देखने को मिलता है।
इसके अलावा जो बॉडी है उससे हमेशा इन लोगों को डिससैटिस्फैक्शन रहेगी। तो अगर बॉडी से जो डिससैटिस्फैक्शन मिल रही है कि अब मैं अपनी ही बॉडी से खुश नहीं हूं, जैसा मुझे ऊपर वाले ने बनाया मैं उससे खुश नहीं हूं, तो उस कंडीशन से कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करेंगे, स्टारवेशन की कंडीशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है, तो बॉडी की तरफ अगर डिससैटिस्फैक्शन है तो वो भी क्या कहीं किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर लो सेल्फ एस्टीम के अंदर आपको दिखेगी कि परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है कि परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी। ठीक है, तो कुछ पर्सन है जिन्हें परफेक्ट होना पसंद है। ठीक है, हर एरिया में उन्हें अच्छा अचीव करना है, एकेडमिक्स में अच्छा होना है। ठीक है, उनको बॉडी फिगर भी अपना परफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका बॉडी परफेक्ट है तो वो सारी चीजों पे बेटरली कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बॉडी को कंट्रोल करने के चक्कर में क्या करते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे जिसमें हमने कि एक पर्सन का सेल्फ एस्टीम कम है तो डेवलप हो रहा है, वहीं पे परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो परफेक्शन पर्सनालिटी को डेवलप करने के चक्कर में एनोरेक्सिया डेवलप कर लेगा। वहीं पे बॉडी से खुश नहीं है, बॉडी से डिससैटिस्फाइड है, तो भी कहीं ना कहीं स्टारवेशन करना शुरू कर देगा। सो दीज आर दी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। थर्ड जो फैक्टर है दैट विल बी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो सोशो कल्चरल फैक्टर्स में आपका क्या आ सकता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सोसाइटी को लेके थोड़ा सा एक अंदर फीलिंग आ रही है। ठीक है, कि सोसाइटी की वजह से हम अगर एनोरेक्सिया की तरफ जा रहे हैं तो दैट इज सोशो कल्चरल फैक्टर। जैसे पहला है मीडिया इन्फ्लुएंस। ठीक है, मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे एक लड़कियां क्या करती हैं, बेसिकली मैगजीन देखती हैं। ठीक है, फैशन को अपग्रेड करने के लिए, या फिर टीवी में देख रही हैं, मॉडल्स को देख रही हैं, एक्ट्रेसेस को देख रही हैं, तो वो एक तरीके से उनके दिमाग में ये चीज बैठ रही है कि अगर एक पर्सन जो है वो सुंदर है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो थिन है। ठीक है, वो पतला है, उसके पास परफेक्ट फिगर है। तो ये जो वर्ड है दैट इज मीडिया इन्फ्लुएंस, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है वो मीडिया से भी इन्फ्लुएंस होता है और वो कहीं ना कहीं अपना बॉडी फिगर को परफेक्ट करने के लिए एनोरेक्सिया की तरफ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आप पीयर प्रेशर देख सकते हो। ठीक है, पीयर प्रेशर की वजह से भी, पीयर प्रेशर, ठीक है, पीयर प्रेशर जैसे एग्जांपल देख सकती हूँ कि एक बच्चा जो है वो स्कूल में है। ठीक है, वो थोड़ा सा फैटी है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा फैटी है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, उसको अपने ग्रुप में फिट नहीं कर रहे हैं। तो वो जो बच्चा है, इन ऑर्डर टू फिट इन दैट ग्रुप, ठीक है, वो उस ग्रुप में फिट होना चाहता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं वेट लॉस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा कुछ सर्टेन प्रोफेशंस भी हैं जो बॉडी थिननेस को प्रमोट करता है, जैसे मॉडलिंग है। ठीक है, एथलीट है। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ प्रोफेशंस हैं। ठीक है, मॉडल्स हैं, ठीक है, एथलीट है कोई, ठीक है, जिनको बॉडी में एकदम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो मॉडल्स हैं, एथलीट हैं। ठीक है, ठीक है, बैलरीना है। तो ये सारी जो कंडीशन है, जो प्रोफेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल बॉडी चाहते हैं, इसीलिए ये प्रमोट कर रहे हैं थिन बॉडी। तो ये प्रोफेशंस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा सोशल कंपैरिजन। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम कोई रील वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें अगर कोई ऐसा पर्सन दिख जाए जो बहुत ही ज्यादा पतला है, परफेक्ट बॉडी है जिसके पास, तो उससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपनी बॉडी को भी स्टारवेशन की तरफ लेके जाएंगे इन ऑर्डर टू डेवलप दैट काइंड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिली फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका फैमिली बिल्कुल डिसफंक्शनल है। ठीक है, लड़ाइयां हो रही हैं, डिसफंक्शनल
फैमिली रिलेशंस, ठीक है, लड़ाइयां हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कोप अप करने के लिए खाने पे गिव अप करता है। तो डिसफंक्शनल फैमिली रिलेशंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, ऐसी फैमिली फैमिली ठीक है, दैट सपोर्ट अपीयरेंस एंड वेट। ठीक है, जैसे एक फैमिली है जहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक पर्सन को फॉर बीइंग फैट, ठीक है, फॉर बीइंग एक्स्ट्रा वेट, ठीक है। तो जहाँ पे अगर बच्चा वो ऐसी सिचुएशन देख रहा है कि कोई भी रिलेटिव आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि अरे उसको देखो, वो तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बॉडी है उसके पास, परफेक्ट एकदम थिन है वो, ठीक है, और तुम अपने आप को देखो थोड़ा सा ज्यादा वेट हो जा रहे हो, कहीं अपना वेट कम कर लो। तो ऐसी जो फैमिली है जो कि अपीयरेंस और वेट पे ज्यादा फोकस कर रही है, तो उसमें भी बच्चे के अंदर क्या होता है कि एक फियर डेवलप हो जाता है खाने से लेके, और वो अपने आप को क्या करेगा, वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, वो भी एक्सट्रीम वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा। तो दीज आर दी फैमिली फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स भी रहते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, तो ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बच्चा अगर कुछ खा रहा है तो खाते टाइम पे उसको मदर बोल रही है कि नहीं अब मत खाओ, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर डोंट ईट टू मच, आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स बच्चे को सुनने को मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खाने से एक फियर डेवलप कर लेता है, और उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो जाता है अपने वेट को लेके कि नहीं भाई फैमिली बोल रही है तो कहीं ना कुछ चीज गड़बड़ होगी। तो ये ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स दैट may result in डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। जैसे न्यूरो हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमने पढ़े थे, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर और हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। इसके अलावा हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, और साथ ही साथ हमने क्या देखे, फैमिली फैक्टर्स भी देखे जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे अकेडमिक में फेलियर हो जाना, ठीक है, अकेडमिक में एक्सेलेंस नहीं होना, ठीक है, स्ट्रेस से लगातार एक्सपोज होते रहना, ठीक है, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, तो ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं एक पर्सन की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट विल रिस्पॉन्सिबल इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो अभी हमने देखे कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर एक पर्सन जो है उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, व्हाट ऑल द क्लिनिकल फीचर्स वी विल सी, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या रहेंगी, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या रहेंगी, देखिए, सबसे पहले जो एक पर्सन है जो एनोरेक्सिया के साथ डील कर रहा है, ठीक है, जिसको एनोरेक्सिया है, उनके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में भी बताया था कि उनके अंदर एक इंटेंस फियर दिखेगा ऑफ बीइंग ओबीस, उनको हमेशा डर लगेगा, ठीक है, ऑफ बीइंग ओबीस, ठीक है। तो इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ओबीस, ठीक है। तो इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ओबीस देखने को मिलेगा। वहीं पे जो दूसरा जो सिम्टम है, वो क्या दिखेगा कि इनका जो वेट होगा, जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, ठीक है, जो नॉर्मल वेट होना चाहिए, कभी कभी ये उनसे 15% बिलो चले जाते हैं, ठीक है। दी वेट इज 15%, 15% बिलो स्टैंडर्ड वेट, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन आपने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, ठीक है पतले पर अपने आप को मोटा ही परसीव करेंगे, तो जो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो फोर्थ चीज है कि स्टार्वेशन की तरफ जाएंगे, या तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो ईटिंग लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, तो पूरी तरीके से स्टार्व करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा बिल्कुल लिटिल अमाउंट ऑफ फूड खाएंगे।
आप अगर ऐसे पर्सन को देखोगे ना तो इनके हमेशा कैलोरीज सेट रहेंगी, ये बोलेंगे कि नहीं अगर हमने इस कैलोरीज से ऊपर खा लिया तो हमें मोटापा हो जाएगा, तो एकदम बिल्कुल फिगर कॉन्शियस है, बिल्कुल कैलोरीज सेट करके रखी हुई है, तो ये कैलोरीज सेट इनके अंदर दिखेगी कि बिल्कुल कैलोरीज सेट है। इसके अलावा ये वेट लॉस को अचीव करते हैं, वेट लॉस अचीव्ड बाय, ठीक है, कैसे, परगेटिव बिहेवियर के थ्रू, ठीक है, तो या तो एक्सेसिव एक्सरसाइज परगेटिव बिहेवियर में नहीं आता, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ओवरली एक्सरसाइज करेंगे, वहीं पे परगेटिव बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, परगेटिव बिहेवियर लैक्सेटिव वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, परगेटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है, या वॉमिटस के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वॉमिटस वगैरह है या परगेटिव बिहेवियर है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, तो इस कंडीशन से भी ये सारी चीजों को यूज करके क्या कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बार बार ये क्या कर रहे हैं, वॉमिटस के थ्रू बाहर जो चीजें हैं अंदर, जो फ्लूइड्स हैं भी अंदर, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकाल दे रहे हैं, और प्लस कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस दिखेगा, और बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऐसे लोगों को इनके जो होठ है वो हमेशा सूखे हुए दिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन डेवलप एक इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो पर्सन है, ये वाला जो जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इनका जो बीपी जो है वो हमेशा लो रहता है, ठीक है, तो हाइपोटेंसिव रहेंगे, ठीक है, हाइपोटेंशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और जब क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा है तो हार्ट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, और एक ऐसी फेज आएगी जहां पे हार्ट जो है वो धीरे फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसको आदत हो जाएगी तो वो धीरे फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, तो टैकीकार्डिया की जगह ब्रेडीकार्डिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, ब्रेडीकार्डिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं हाइपो जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये हमेशा ठंडे रहते हैं, ठीक है, तो क्या है, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइपोथर्मिया मतलब क्या है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है, कोल्डनेस रहेगी बॉडी में, खाना मिल नहीं रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो लेथार्जिक रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक जगह बैठे रहेंगे तो लेथार्जीनेस देखने को मिलेगी, और हमेशा हाई, क्योंकि परगेटिव्स वगैरह यूज कर रहे हैं, लैक्सेटिव एनिमा वगैरह भी लगा रहे हैं, तो हाई इंटेंसिटी ऑफ यूजिंग टॉयलेट्स, ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ यूजिंग टॉयलेट, सो ये बेसिकली जो सिम्टम्स हैं, ये एक पर्सन के अंदर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा डील कर रहा है, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ सफर कर रहा है, उनके अंदर देखने को मिलेंगे। वेट जो है वो 15% से कम हो जाएगा, बॉडी इमेज बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, फियर है कि वो ओबीस ना हो जाए, ठीक है, कैलोरीज सेट करके रखेगा, बहुत कम अमाउंट में खाना खाएगा, और खाना खाएगा भी तो उसको परगेटिव बिहेवियर से क्या कर देगा, रिमूव आउट कर देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बॉडी कोल्डनेस हो जाएगी, हाइपोथर्मिया देखने को मिल रहा है, और हाई इंटेंसिटी ऑफ यूजिंग टॉयलेट्स और लेथार्जीनेस देखने को मिल रही है। सो ये बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थे जो कि एक इंडिविजुअल जो एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर कर रहा है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट विल बी ट्रीटमेंट, ठीक है, हमने बात कर ली इन डिटेल की किस तरीके से एनोरेक्सिया नर्वोसा सिम्टम शो करता है, क्या क्या कंडीशन जो रहती हैं वो कॉज करती है एनोरेक्सिया नर्वोसा को। अब हम लास्टली बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप दोगे पेशेंट को दैट विल बी काउंसलिंग। पेशेंट से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे समय पे, ठीक है, उसका किस फूड को लेके फियर क्यों है, ठीक है, वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, उसको लेके बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप एक प्रॉपर कॉज नहीं जानोगे तब तक आप उसकी कंडीशन को ट्रीट नहीं कर पाओगे। तो काउंसलिंग देना, उसे ये समझाना कि वो जैसा उसका बॉडी है, जैसा उसका बॉडी फिगर है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो काउंसलिंग में आती है, और ये काउंसलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो काउंसलिंग जो है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए एनोरेक्सिया नर्वोसा
नर्वोसा वाली पेशेंट्स में। इसके अलावा कुछ हम फार्माकोथेरेपी देते हैं, ठीक है, फार्माकोथेरेपी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे हम इसमें बेसिकली 3 ड्रग्स देते हैं, जैसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को हम एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस भी बोलते हैं। सो इट इज एन अनदर वर्ड फॉर एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, ठीक है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। देखिए यहाँ पे किसी तरीके का कोई साइकोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है वो यहाँ पे साइकोसिस को ट्रीट नहीं करने के लिए दी जा रही है। ये बेसिकली पेशेंट के हंगर को बढ़ाने के लिए दी जाती है। जो ओलेंजापाइन वगैरह ड्रग है, ठीक है, ओलेंजापाइन वगैरह ड्रग है, ये इसीलिए दी जा रही है ताकि पेशेंट का एंजाइटी स्ट्रेस रिड्यूस हो सके और पेशेंट का हंगर जो है वो प्रमोट कर सके। तो हंगर को प्रमोट करने के लिए एंटी साइकोटिक मेडिकेशन दी जा रही है। दूसरा जो ड्रग दी जा रही है दैट विल बी एपेटाइट स्टिमुलेंट्स, ठीक है, एपेटाइट स्टिमुलस मतलब बेसिकली भूख ज्यादा लगने वाली ड्रग, भूख को ज्यादा बढ़ाने वाली ड्रग, ठीक है, तो भूख को बढ़ाने वाली जो ड्रग होगी दैट विल बी एपेटाइट स्टिमुलेंट, ठीक है, जिसके अंदर एग्जांपल रहेगा क्रिप्टोहेप्टाडीन, ठीक है, जो क्रिप्टोहेप्टाडीन ड्रग्स होती हैं ये हम देते हैं, बेसिकली भूख को बढ़ाने का काम करती है। वहीं पे जो न्यूरोलेप्टिक है, एपेटाइट स्टिमुलेंट है, तीसरी ड्रग आती है एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली ड्यूरिंग स्टारवेशन काम नहीं करती है। स्टारवेशन जब पेशेंट को कंडीशन डेवलप हो रही है तो तब नहीं काम करती है। आफ्टर रिकवरी हम पेशेंट को क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन करती है जो प्रिवेंट करती है रिलैप्स, दोबारा से एनोरेक्सिया कंडीशन को नहीं होने देता, तो रिलैप्स को प्रिवेंट करती है। तो ये बेसिकली फार्माकोथेरेपी है। इसके अलावा कुछ साइकोथेरेपी भी हम पेशेंट को दे रहे हैं, जस्ट लाइक सीबीटी, क्योंकि बिहेवियर पैटर्न में चेंज हो रहा है तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे। फैमिली को भी समझाएंगे कि किस तरीके से पेशेंट के साथ बिहेव करना है, किस तरीके से पेशेंट को मैनेज करना है, तो फैमिली थेरेपी दे सकते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी, पेशेंट को अकेले में थेरेपी दे सकते हैं। तो ये कुछ थेरेपीज हैं जो हम पेशेंट के अंदर दे सकते हैं इन ऑर्डर टू चेंज हिज बिहेवियर, इन ऑर्डर टू चेंज द पैटर्न ऑफ फैमिली बिहेवियर, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट है बेसिकली फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा। एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नर्स। तो एक नर्स का रोल क्या होता है, ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन रोल है, सबसे पहले मैंने आपको बताया पेशेंट का हाइपोटेंशन हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ठीक है, हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो पेशेंट के मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। साथ ही साथ क्या करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है, क्या, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है। क्यों, फॉर रूलिंग आउट डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन को रूल आउट करने के लिए इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आप मेंटेन करोगे दैट विल बी चेकिंग वेट रेगुलरली, ठीक है, चेकिंग वेट रेगुलरली, ठीक है, तो कहीं पेशेंट कोई परगेटिव बिहेवियर यूज करके और अपना वेट रिड्यूस तो नहीं कर रहा है, तो वेट को आपको रेगुलरली चेक करना है। और ये भी चेक करते हैं कि वेट कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल थेरेपी देने के बाद इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पेशेंट के साथ ट्रस्ट को बिल्डअप करना बहुत जरूरी है कि अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है पेशेंट के साथ तो वो कभी भी आपको रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा कि व्हाई ही इज इन अ फियर, ठीक है, और फूड, ठीक है, वहीं पे ये डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट के साथ। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि पेशेंट अगर लोनलीनेस या एंजाइटी से फील कर रहा है तो वो बता सके, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस ना फील करे, तो इसलिए इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है। जो पर्गेटिव बिहेवियर वो पेशेंट शो कर रहा है, पर्गिंग बिहेवियर जो पेशेंट शो कर रहा है उसको आपको रिड्यूस करना है, उसको बाथरूम जाना थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, ठीक है, और थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करो कि कहीं पेशेंट कोई पर्गिंग बिहेवियर यूज तो नहीं कर रहा, वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो ये जो बिहेवियर है वो आपको क्या करना है, लिमिट करना है, वो आपको रिड्यूस करने हैं, ठीक है। और लास्टली आपको एजुकेशन देनी है
जो एजुकेशन क्या करती है, बेसिकली स्टिग्मा और एक अवेयरनेस क्रिएट करती है, ठीक है। तो एजुकेशन आप दोगे, लोगों के अंदर जो स्टिग्मा है रिलेटेड टू बीइंग ओबीस, रिलेटेड टू थिननेस, उसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। वो आप अगर रिड्यूस करोगे तो प्रॉपर क्या है, पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा से ट्रीट हो पाएगा। सो बेसिकली ये पूरा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। हमने ये देखा कि ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या रहते हैं। इसमें हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा को इन डिटेल डिस्कस किया था, ठीक है। आज तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में डेफिनेशन देखी हमने कि कैसे क्या डेफिनेशन होती है, प्रेवलेंस क्या रहता है वो देखा था, ठीक है। कॉजेस देखे थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा था कि क्या क्या सिम्टम्स अगर एक पर्सन है तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला वो क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा। वहीं पे ट्रीटमेंट देखा कि कैसे ट्रीट किया जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, और एट लास्ट रोल ऑफ नर्स देखा। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।